हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिस पर चर्चा करेंगे आज हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उनके ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में महत्वपूर्ण पहलू क्या है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी कैसे सवाल आते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं हम पार्टनरशिप फर्म की। सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। इसको इस तरह से समझते हैं, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस को चलाते हैं तो इंडिविजुअली जो दो व्यक्ति हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं। समझ लीजिए, दो व्यक्ति जब मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं और मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो ये जो व्यक्ति जो दो हैं इंडिविजुअली वो पार्टनर्स कहलाते हैं और संयुक्त रूप से इनको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और जिस नाम से वो बिजनेस की शुरुआत करते हैं उसको उस नाम के आगे एक पार्टनरशिप फर्म लगा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पर्सन्स हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर टू कैरी ऑन ए बिजनेस आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, collectively called as a partnership firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name a partnership firm। कहने का तात्पर्य है दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर मिलकर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर्स कहलाते हैं और वो फर्म को है पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। जी हाँ, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है और इसके नियम बनाए गए हैं। तो इस नियम के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार जो है पार्टनरशिप फर्म जो हैं गवर्न होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है खाता खोलने के लिए भी और उनके बिजनेस की शुरुआत करने के लिए भी। तो फॉर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, उनके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि किस किस एग्रीमेंट के आधार पर वो दोनों सहमत हुए हैं बिजनेस को करने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण बात है उनका उद्देश्य। जी हाँ, जो पार्टनरशिप फर्म का जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। उनके बिजनेस के माध्यम से उनको प्रॉफिट अर्निंग उनका उद्देश्य होता है। तो पर्पस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज प्रॉफिट अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस। जी हाँ, अब आप बात करते हैं इसमें मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे। तो मिनिमम पार्टनर इसमें 2 होंगे और मैक्सिमम पार्टनर जो हैं वो 100 हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पार्टनर 100 से ज़्यादा होते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इस फर्म को जो है इलीगल घोषित कर दिया जाता है। एज पर कंपनी एक्ट 2013, इफ पार्टनर्स आर मोर देन 100 देन इट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल एसोसिएशन। जी हाँ, 100 से अधिक अगर पार्टनर हो गए किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तो उस फर्म को जो है इलीगल घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ, आइए अब अगली बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। जी हाँ, पार्टनरशिप के लिए तो एक एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन पार्टनरशिप डीड जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो पार्टनरशिप डीड जो है वो ज़रूरी नहीं होता है पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है वो ज़रूरी नहीं होता है पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए। तो पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट ए पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जो पार्टनरशिप है वो नेसेसरी नहीं है और कंपलसरी नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी और कंपलसरी, लेकिन फिर भी जो पार्टनरशिप फर्म है उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है ऐसे स्थिति में जहां पर उनको अपने उधारी कलेक्ट करना रहता है, कहीं अगर उनका पैसा फंसा है उसके खिलाफ सूट दायर करना है कोर्ट में, लॉ के हिसाब से उनको जो है पैसे की वसूली करनी है, तो वहाँ पार्टनरशिप फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी कंपलसरी, हाउएवर फर्म्स गेट रजिस्ट्रेशन बिकॉज अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सूट देयर केस एट कोर्ट ऑफ रिकवरी फॉर देयर डेप्ट। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन यहाँ करना जरूरी हो जाता है क्योंकि अनरजिस्टर्ड अगर फर्म है तो वो कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, दावा दायर नहीं कर सकते अपने जो कर्ज की वसूली के लिए या अपना जो पैसा फंसा है उसकी वसूली के लिए। ये ध्यान देने वाली बात है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर उनके डेप्ट की वसूली करना है, कोर्ट में कोई केस लगाना है, सूट फाइल, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप दोनों में क्या है। अगर फर्म और पार्टनर के बीच रिलेशनशिप देखेंगे तो फर्म जो है प्रिंसिपल होता है और पार्टनर जो होते हैं उनके एजेंट होते हैं। अगर दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे, फर्म प्रिंसिपल होगा और पार्टनर जो है वो एजेंट के भांति कार्य करेगा। और जितने पार्टनर्स हैं अपने एक दूसरे के प्रति जो है प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की भांति काम करते हैं। पहला पार्टनर दूसरे के प्रति जो एजेंट का काम करेगा और खुद जो है दूसरे के प्रति प्रिंसिपल का काम करेगा। तो एक दूसरे के प्रति जो है दोनों रोल में अदा करते हैं। ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, एवरी पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। जी हाँ, वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है अदर पार्टनर के लिए, ऐसा उनके साथ संबंध
होता है। तो अब बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर की। तो जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर है वो जॉइंट है और सेवरल है। तो संयुक्त रूप से भी वो जिम्मेदार है, पर्सनल रूप से भी वो जिम्मेदार होता है, लाइबल होता है। एवरी पार्टनर इज लाइबल एज पार्टनर एज वेल एज पर्सनल कैपेसिटी। जी हाँ, वो पार्टनर की तरफ से भी लाइबल होता है और पर्सनल कैपेसिटी से भी लाइबल होता है। देयरफॉर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। इसलिए पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो ज्वाइंट भी होती है, सेवरल भी होती है, वो पर्सनल कैपेसिटी से भी लाइबल हो जाता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के इम्पाइल्ड अथॉरिटी के बारे में। पार्टनर के इम्पाइल्ड अथॉरिटी के अनुसार प्रत्येक पार्टनर जो है वो अपने अधिकार रखता है उस बिजनेस में शामिल होने के लिए, भागीदारिता के लिए, और अगर वो कोई काम करता है तो दूसरे पार्टनर्स को लायबल भी कर देता है। जी हाँ, ये इम्पाइल अथॉरिटी बोलते हैं। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ फर्म एंड अदर पार्टनर विल लायबल फॉर हिज एक्शन। जी हाँ, प्रत्येक पार्टनर के पास ये अधिकार होता है बिजनेस में शामिल होने के लिए, कार्य करने के लिए, और उसके एक्शन से दूसरे पार्टनर जो है लायबल बना सकता है वो। अब बात करते हैं कि इम्पाइल अथॉरिटी जो अभी बात किए हैं इसमें कौन कौन से एक्शन पार्टनर के शामिल नहीं है। जानते हैं वो कौन से एक्टिविटी हैं जो इम्पाइल अथॉरिटी के तहत नहीं आते हैं पार्टनर के। तो व्हाट इज नॉट कवर अंडर इम्पाइल अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। पहला है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। जी हाँ, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, अगर वो पार्टनर कहीं बैंक अकाउंट खोलता है और तो वो लाइबल नहीं बनाता है दूसरे पार्टनर को। दूसरी बात है कोर्ट केसेस इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन। अगर वो कहीं बिचौलिया के रूप में काम कर रहा है और कोई कोर्ट केसेस हैं वहाँ पर शामिल हो रहा है तो उसमें भी वो इम्पाइल अथॉरिटी के तहत नहीं आता है। सेल परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेस कर रहा है तो भी वो दूसरे पार्टनर को लायबल नहीं बनाएगा। गिविंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर वो फर्म के बिहाफ में कहीं गारंटी दे के आ गया तो फर्म के जो अदर पार्टनर है वो लायबल नहीं होंगे, ये इम्पाइल अथॉरिटी में नहीं है। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि इम्पाइल अथॉरिटी क्या है, उस फर्म के बिजनेस में भाग लेना और उस फर्म के बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कार्य करने में अगर कोई एक्शन हो जाता है तो उसके लिए पार्टनर को लायबल बना सकता है। लेकिन उसके बाहर अगर कुछ काम करता है, बैंक अकाउंट खोलता है, कोर्ट केसेस हैं, अगर सेल परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कहीं पर फर्म के नाम से वो गारंटी दे के आ जाता है तो इसमें वो इम्पाइल अथॉरिटी काम नहीं आता है, दूसरे पार्टनर को लायबल नहीं बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन है जो पार्टनर बन सकते हैं। हु बिकेम ए पार्टनर। जी हाँ, एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट माइनर। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति वो जो 18 साल से ज़्यादा हो वो पार्टनर बन सकता है, और पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर बन सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी पार्टनर बन सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी पार्टनर बन सकते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स है और पार्टनरशिप फर्म है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पार्टनर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन पार्टनर नहीं बन सकते। जी हाँ, अभी हमने बताया था सबसे पहले कि माइनर जो है पार्टनर नहीं हो सकते, और एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर HUF जो है पार्टनर नहीं बन सकते। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर HUF कैन नॉट बी पार्टनर, एंड एज पर RBI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट बी पार्टनर। जी हाँ, ये तीनों जो है पार्टनर नहीं बन सकते। पहला है माइनर है, HUF हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है पार्टनर नहीं बन सकते। चलिए एक महत्वपूर्ण पहलू पे बात करते हैं। अगर माइनर एज ए पार्टनर एडमिट किया जाता है, देखिए माइनर तो ऐसे पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि उसको कॉम्पिटेंट नहीं है, वो सक्षम नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए। तो माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बिकॉज ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता है क्योंकि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए सक्षम नहीं होता है। लेकिन माइनर को जो है उस फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए एडमिट किया जा सकता है। तो माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जी हाँ, उस फर्म से जो प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए वो एडमिट किया जा सकता है। और जो एडमिट कर दिए जाते हैं तो जो माइनर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है जितना उनका शेयर है उस फर्म में। तो लायबिलिटी ऑफ माइनर इज लिमिटेड अप टू हिज शेयर इन द फर्म। और माइनर जो है पर्सनली वो लायबल नहीं होता है। तो माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली। बात करते हैं कि माइनर जब मेजर हो जाता है और उसके 6 महीने के बाद, या जब उसको पता चलता है कि वो उसमें पार्टनर है, तो उसके 6 महीने के बाद जो भी बाद में हो तो वो उसके पास फिर समय होता है वो डिसाइड करने के लिए कि वो पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। जी हाँ, ध्यानपूर्वक समझिए कि माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसका फर्म के प्रॉफिट के लिए वो एडमिट किया जा सकता है एज ए पार्टनर। उसकी जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है उसके शेयर के इतना, और पर्सनली वो लायबल नहीं होता है। लेकिन जिस समय वो मेजर होता है उसके 6 महीने के बाद, या जब वो मेजर होता है और उसको जब पता चलता है कि वो पार्टनर है, तो उसके 6 महीने के बाद व्हिच एवर इज लेटर, जो बाद में होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि वो उस फर्म में, उस पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि विद इन 6 मंथ ऑफ अटेंडिंग मेजोरिटी और विद इन 6 मंथ ऑफ नोइंग दैट ही इज पार्टनर व्हिच एवर इज लेटर, माइनर हैज टू डिसाइड वेदर ही वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर। कहने का तात्पर्य 6 महीना मेजोरिटी आने पर या
जब वो मेजर हो जाता है और जानता है, जब जानता है उसके 6 महीने के बाद, व्हिच एवर इज लेटर, उसको डिसाइड करना होता है कि वो पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर अब वो डिसाइड किया है कि वो पार्टनर बन जाता है तो वो उस दिन से लायबल हो जाता है जिस दिन से उसको एडमिट किया गया है प्रॉफिट्स के लिए। जी हाँ, इफ़ ही डिसाइड्स टू कंटिन्यू ही विल बी लायबल फ्रॉम द डेट व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर बेनिफिट। जिस दिन से वो एडमिट किया गया उस दिन से वो लायबल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसको सरल तरीके से समझे होंगे कि माइनर को पार्टनर के रूप में किस तरीके से एडमिट किया जाता है और क्या क्या एक्शन उसमें होते हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरह का ऑपरेशन होगा। जी हाँ, जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट में ऑपरेशन जो है रोक दिया जाता है। ऑपरेशन इन द अकाउंट विल बी स्टॉप व्हेन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। जब भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। अगर उस खाते में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऑपरेशन अलाउ किया जा सकता है उस फर्म के वाइंड अप के लिए, वो फर्म को बंद करने के लिए उसकी जो ऑपरेशन है उसको अलाउ किया जाता है। इफ़ देयर इज़ ए क्रेडिट बैलेंस ऑपरेशन कैन बी अलाउड फॉर वाइंडिंग ऑफ द फर्म। अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रांजैक्शन अलाउ करेंगे अगर उस फर्म को बंद किया जा रहा है तो। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है खाते में, अगर कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो ऑपरेशन जो है सस्पेंड किया जाता है और उस खाते में जो डेथ पार्टनर की अगर कोई प्रॉपर्टी रखी गई है, कोई सिक्योरिटी रखी गई है तो उसको रिकवरी के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसका क्लेटन रूल्स का कंप्लायंस किया जाता है। आप सभी जानते हैं क्लेटन रूल के अनुसार जो पहला डेबिट है वो पहले क्रेडिट के साथ एडजस्ट होगा और बचा हुआ हिस्सा जो है वो उसके लाइबिलिटी के अंदर गिना जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, इफ देयर इज ए डेबिट बैलेंस ऑपरेशन विल बी सस्पेंडेड so that the property of deceased partner will be kept for recovery of bank loan and also for compliance of Clayton rules। जी हाँ, क्रेडिट बैलेंस है तो ऑपरेशन जो है अलाउ किया जा सकता है फर्म के वाइंड अप के लिए, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो जो डेट पार्टनर है उसकी सिक्योरिटी या कोई भी कोलेटरल रखा गया है उसको रिकवरी के तौर पे यूज़ किया जाता है और क्लेटन रूल का कंप्लायंस किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पार्टनरशिप फर्म के बारे में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पार्टनरशिप फर्म को समझने में सहूलियत हुई होगी और इन जानकारियों से आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं बैंक में जुड़े हुए प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के साथ आता रहता हूँ तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है और आपके कौन कौन से टॉपिक छूट गए हैं। तो जी हाँ, अगर मुझसे कोई मदद हो पाए तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कि कई साथी जो है डेली बेसिस पे एमसीक्यूज कर रहे हैं, 2 से 3 एमसीक्यू सेट हल कर रहे हैं और उनका प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसा देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप सभी के सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।